हेलो स्टूडेंट्स, विनय मैथ्स अकेडमी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन के डेफिनेशन से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनालिटिक फंक्शन? अ फंक्शन एफ ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉल्ड एनालिटिक ऑन अ डोमेन डी। किसी डोमेन डी में कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक कहलाता है कब? इफ इट इज मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? एफ ऑफ जेड के बारे में बात कर रहे हैं। एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए अगर एफ ऑफ जेड क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो सकता हो, मिल सकता हो, तब हम उस फंक्शन एफ ऑफ जेड को, किसको? फंक्शन एफ ऑफ जेड को क्या कहेंगे? एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। मान लेते हैं ये कैपिटल डी जो है वो डोमेन है, कैपिटल डी, और एफ ऑफ जेड वहां डिफाइन है। तब ये एफ ऑफ जेड जो है इस डोमेन डी में एनालिटिक कहलाएगा कब? जब एफ ऑफ जेड जो हो उस डी के हर एक पॉइंट के लिए, ईच ऑफ इट्स पॉइंट के लिए क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक सपोज सिंपल सा एग्जाम्पल है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3z फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। अब एफ डे जेड अगर हम निकालते हैं यहां से जेड के रिस्पेक्ट में, एफ डे जेड क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोई भी पॉइंट अगर हम लें, 1 2 3 या एनी कॉम्प्लेक्स पॉइंट अगर हम वहां पर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? 3। एफ डैश जेड इज इक्वल टू 3 मिलेगा। और वो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन कैपिटल सी। मतलब एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा? एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। अगर मान लो किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तब उस फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये जो डेफिनेशन हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया उस डोमेन कैपिटल डी के लिए, क्या हुआ? होल डोमेन के लिए। अब एक डेफिनेशन देखते हैं, एनालिटिक फंक्शन 8.z0। किसी पर्टिकुलर पॉइंट z0 पर एनालिटिक फंक्शन का क्या डेफिनेशन होगा? अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉल्ड एनालिटिक एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू z0। उस पॉइंट जेड इज इक्वल टू z0 पर एनालिटिक होगा कब? इफ इट इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट z0। नॉट ओनली एट z0 मतलब z इक्वल टू z0 पर तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ बट आल्सो इन सम स्मॉल नेबरहुड ऑफ z0। नेबरहुड को NBD से भी डिनोट करते हैं शॉर्ट में, ऑफ z0। मतलब z0 पर तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, साथ ही साथ z0 के आसपास स्मॉल नेबरहुड के पॉइंट्स में भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तब हम उसे कहेंगे वो फंक्शन जो है एनालिटिक है उस पॉइंट z0 के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जो है वो एनालिटिक है किस पॉइंट के लिए? जेड इज इक्वल टू 2 के लिए एनालिटिक है। कैसे? अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश जेड तो 2z आएगा, और z इज इक्वल टू 2 पर उसकी वैल्यू मिलेगी ही, लेकिन 2 के आसपास जो स्मॉल नेबरहुड होगा 2.1 2.2 2.3 के लिए, या अगर इधर देखें 1.9 1.8 1.7, मतलब z इज इक्वल टू 2 के आसपास के पॉइंट्स के लिए भी फंक्शन की डिफरेंशिएबल वैल्यू हमको मिलेगी, वहां पर वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए से ये फंक्शन एनालिटिक हो गया z इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। एग्जाम में भी ये हर बार पूछा जाता है। कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम क्या कहता है इसके स्टेटमेंट? ऐसा क्वेश्चन में आता है कि स्टेट एंड प्रूव कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, तो हमको पहले उसका स्टेटमेंट देना है, उसके बाद उसको प्रूव करना है। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है, जो हमने डेफिनेशन में देखा है, एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी। और वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, उसके किसी भी पॉइंट के लिए एक ही वैल्यूड मिलेगा, उसका मैपिंग मिलेगा, तो सिंगल वैल्यूड है। और कहाँ है? इनसाइड एंड ऑन। इनसाइड का मतलब उस डोमेन या जो भी कंटूर हम ले रहे हैं उसके अंदर के पॉइंट्स के लिए भी, एंड ऑन मतलब उस बाउंड्री के लिए भी। ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, किसी सिंपली कनेक्टेड क्लोज्ड कंटूर सी के इनसाइड में भी और उसके बाउंड्री में भी क्या है? फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है। देन के बाद जो है थ्योरम जो है असली स्टेटमेंट कह रहा है, और वही हमको प्रूव करना है। देन क्या हो जाएगा? इंटीग्रल अलोंग सी, उस कंटूर सी के अलोंग जो इंटीग्रल होगा एफ ऑफ जेड डी जेड, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ये है कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में जो दिया है उसको हम मानकर चलते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड वेयर इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, है ना? यहां तक तो दिया हुआ है। अब फॉर द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वी नीड 2 लेमास, हमें 2 लेमा की आवश्यकता होगी। और वो लेमा क्या क्या है? लेमा 1,
इफ सी इज अ क्लोज्ड कंटोर, मान लेते हैं कैपिटल सी कोई क्लोज्ड कंटोर है, ओपन कंटोर नहीं है, क्लोज्ड कंटोर है, देन ये जो इंटीग्रल अलोंग सी डीजेड है और इंटीग्रल अलोंग सी जेड डीजेड ये वैनिश है। वैनिश होते मतलब इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी, इसकी भी वैल्यू जीरो होगी और इसकी भी वैल्यू जीरो होगी। कौन से केस में? इफ सी इज अ क्लोज्ड कंटोर। और लेमा 2 क्या कहते हैं? लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विद इन एन ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा पॉसिबल होगा। क्या चीज? कि डिवाइड कर सकते हो उस रीजन इनसाइड सी, सी जो कैपिटल जो सी कंटूर है उसके जो रीजन है, जो एरिया है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें? इनटू नंबर ऑफ मेशेस। मेशेस मतलब स्मॉल हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो या तो आइदर कंप्लीट स्क्वायर सी होगा या तो पार्शियल स्क्वायर डी होगा। सच दैट, इस प्रकार कि विद इन ईच मेश, हर एक पोर्शन के लिए ईच मेश देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट Z0, ऐसा पॉइंट Z0 हमको मिल सकता है। देयर एग्जिस्ट मतलब मिल सकता है, अस्तित्व में होगा। सच दैट, किस प्रकार कि ये जो वैल्यू है मॉड एफ जेड माइनस एफ ऑफ Z0 अपॉन जेड माइनस Z0 माइनस एफ डैश Z0, ये ऑलवेज क्या होगा? लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल जेड नॉट इक्वल टू Z0। ये जो जेड है Z0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो नीचे जीरो आ जाएगा और इस तरह से फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जेड नॉट इक्वल टू Z0। तो ये जो हमने लेमा देखा है, ये हमारे पास जो क्लोज्ड कंटूर सी है, तो उसको हम ऐसे अगर पैरेलल लाइंस में अगर हम इस तरह से डिवाइड करें, पैरेलल लाइन खींचें, तो ये जो कंप्लीट स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर C1 C2 Cm लिया गया है। और जो ये जो पार्शियल स्क्वायर है, जो बाउंड्री साइड आपको दिख रहे हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसे D1 D2 इस तरह से पार्शियल स्क्वायर के रूप में नाम दे दिया गया है। अब मेन प्रूफ में आते हैं। उसी लेमा को प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? वी डिवाइड द कंटूर C इंटू कंप्लीट स्क्वायर C1 C2 Cm, हम कंप्लीट स्क्वायर में डिवाइड करते हैं, एंड पार्शियल स्क्वायर्स D1 D2 Dn में डिवाइड करते हैं। बाई कैसे डिवाइड करेंगे? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लाइंस पैरेलल टू रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल अगर हम खींचते हैं, और ये जो y है इमेजिनरी एक्सिस उसके पैरेलल हम खींचते हैं, तो इस तरह से ये कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अब देन तो जो टोटल इंटीग्रल होगा अलॉन्ग सी एफ ऑफ जेड डी जेड, वो क्या हो जाएगा? इस पूरे कैपिटल सी के अलॉन्ग अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो C1 C2 Cn जो कंप्लीट स्क्वायर है उसके अलॉन्ग इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो पार्शियल स्क्वायर है उसके अलॉन्ग इंटीग्रेशन करेंगे, और सबको जब हम ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे ये कंप्लीट स्क्वायर के अलॉन्ग और प्लस पार्शियल स्क्वायर के अलॉन्ग, तो टोटल इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। अब इसमें भी देखिए, इंटीग्रल अलॉन्ग Cm और m की वैल्यू कहाँ तक लिए? 1 टू कैपिटल M, क्योंकि हमने C1 से C कैपिटल M तक हमने कंप्लीट स्क्वायर लिया है, इसलिए स्मॉल m की वैल्यू 1 टू कैपिटल M होगी। प्लस अब यहाँ पर D1 से Dn लिए हैं, तो इंटीग्रल अलॉन्ग Dn स्मॉल n कर दिए और उसकी वैल्यू 1 टू कैपिटल N कर दी, एफ जेड डी जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखें, ये जो सेकंड लेमा है, वो सेकंड लेमा क्या कहता है? वो सेकंड लेमा कहता है कि ऐसी स्थिति में जिस तरह से हमने डिवाइड किया है, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। और अगर आप इसको आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशिएबल का जो फार्मूला होता है एफ डैश Z0 का, एफ डैश Z0 का फार्मूला क्या होता है? लिमिट जेड टेंडिंग टू Z0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ Z0 अपॉन जेड माइनस Z0 होता है। उसी की अगर एफ डैश Z0 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ और मॉड लगा दें तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। इसका मतलब एफ डैश Z0 की वैल्यू वो लगभग इसके इक्वल है। तो वो जो डिफ्रेंसिएशन है, वो जो एनालिटिक फंक्शन का जो फार्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, उससे ये लेमा बना हुआ है। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे? ये जो है एफ जेड माइनस एफ ऑफ Z0, ये जो है इस साइड चला जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, और ये जो डिनोमिनेटर में है वो इस तरफ आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं ईटा ऑफ जेड। ईटा ऑफ जेड मतलब हम जेड का कोई फंक्शन ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। अब एफ ऑफ जेड को लिखेंगे, ये माइनस एफ ऑफ Z0 इस साइड चला जाएगा, ये वाली वैल्यू भी उस तरफ चले जाएगी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखेंगे इस वैल्यू को हमने क्या नाम दिया है? ईटा ऑफ जेड, और ये वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया? ईटा ऑफ जेड, और ईटा ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड ईटा ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे? कंसीडर द मेश CM। हम कंप्लीट स्क्वायर को देखते हैं। फ्रॉम 4
कंप्लीट स्क्वायर को हम देख रहे हैं और इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन 4 में क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रल लगा दिए उस कंप्लीट स्क्वायर के अलॉन्ग सभी में। अब नेक्स्ट लाइन में ये तो सेम टू सेम है, इंप्लाइज लगाएंगे, ये लिखेंगे, ये एज इट इज है। यहाँ पर देखिए एफ डैश Z0 और Z इसको हमने अलग कर लिया, फिर माइनस, ये माइनस, और ये जो है Z0 वाला एफ डैश Z0 ये हमने अलग कर दिया और ये एज इट इज हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में ये पूरा सेम है, यहाँ पर एफ ऑफ Z0 क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर मिलेगी, तो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया, इसको हमने सब बाहर कर दिया। वैसे ही एफ डैश Z0 ये बाहर हो गया, यहाँ पर भी इसको हमने बाहर कर दिया है। अब ये पूरा एज इट इज है। अब यहाँ पर देखो ये जो इंटीग्रल अलोंग CM dz है, लेमा 1 और 2 का हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रीजन में लिखेंगे बाय यूजिंग लेमा 1 एंड 2। लेमा 1 क्या कहता है, इंटीग्रल CM dz, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लेमा 1 क्या कहता है। ये यहाँ पर इंटीग्रल अलोंग C dz ये वैनिश हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है, तो इसका हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू हट जाएगी, केवल ये वाली वैल्यू हमको मिलेगी। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, मॉड को अंदर हम लेकर जाएंगे, तो ये क्या लग जाएगा, प्रॉपर्टी से लेस इक्वल लग जाएगा। अब मॉड ईटा ऑफ जेड, इक्वेशन 5 में क्या कहता है, मॉड ईटा ऑफ जेड लेस देन है एप्सिलॉन से। इक्वेशन 5 में यहाँ पर ये देख सकते हैं लास्ट लाइन में इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, तो वहां पर क्या रख देंगे, इसके जगह पर लेस देन एप्सिलॉन। अब चूंकि एप्सिलॉन क्या है, इट इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है जो लगभग 0 के पास हम उसको टेंड्स कराते हैं, टेंडिंग टू 0, तो ये टेंडिंग टू 0 होगा। तो अभी तो मॉड ईटा जेड की जगह लेस देन एप्सिलॉन रखा है, लेस देन, अभी इक्वल नहीं है, लेस देन एप्सिलॉन रखा है, लेकिन जब एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करेंगे तो इसके जगह पर जब 0 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और टेंडिंग टू 0 करने के कारण यहाँ पर लेस इक्वल भी लग जाएगा इस तरह से। लेकिन बट वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी का भी जो मॉड होता है, किसी भी वैल्यू का जो मॉड होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है, निगेटिव कभी नहीं होता है मॉड से। अब देखो इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पर तो लेस इक्वल आ रहा है और वही चीज़ यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल है। तो फ्रॉम 6 एंड 7 दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये दोनों इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, मॉड की वैल्यू। अब एक रीजन देंगे, सिंस किसी भी वैल्यू का मॉड x इक्वल टू 0 कब होता है, इफ एंड ओनली जब वैल्यू क्या हो, खुद 0 हो, क्योंकि 0 का मॉड ही 0 हो सकता है, इसलिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसी तरह इसमें देखेंगे मॉड ऑफ ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये वैल्यू खुद क्या होगी, 0 होगी, तो इसको हमने 0 कर दिया। अब समेसन अप्लाई कर दिए, इधर भी समेसन, इस साइड भी समेसन, तो 0 का समेसन 0 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। दिस इज इक्वेशन 8। अब ये तो हमने कंप्लीट स्क्वायर के लिए प्रूव किया है। सिमिलरली इसी प्रकार वी कैन शो दैट, हम क्या शो कर सकते हैं, समेसन n इक्वल टू 1 टू कैपिटल N, जो CM कंप्लीट स्क्वायर के लिए था उसी को हम पार्शियल स्क्वायर के लिए भी 0 ला सकते हैं उसी प्रोसेस से। अब इक्वेशन 8 और 9 इन दोनों को हम 8 करेंगे और इक्वेशन 2 8 और 9 से हम देखेंगे, इक्वेशन 2 8 9 यहाँ से देखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, ये इक्वेशन 2 में ये वाली वैल्यू 0 आई है, ये वैल्यू भी 0 आई है, और इस इक्वेशन 2 में रखेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 प्लस 0 मतलब 0 आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यही कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम कहता है कि इंटीग्रल अलोंग C f ऑफ z dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही।